तो आज की क्लास में हम संसद पर डिस्कशन करेंगे। पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट या संसद 3 अंगों से मिलकर के बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जिनमें लोकसभा निचले दल को बोलते हैं और यहाँ के जितने भी सदस्य हैं आप जानते ही हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है विधानसभाओं द्वारा, और राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये सारी बातें हम पहले चर्चा कर चुके हैं राष्ट्रपति के संबंध में, तो अभी यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे। संसद एक उच्चतम विधायी संस्था है और इस पार्लियामेंट या संसद के माध्यम से ही कोई कानून बनाया जाता है। उस कानून को बनाने में लोकसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के सदस्यों का और साथ ही साथ राष्ट्रपति का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रहता है, जो भूमिका रहती है। विधायिका द्वारा कुछ नियम, कुछ विधान बनाए जाते हैं। फिर है कार्यपालिका। देखिए यहाँ पर जो हमारे प्रशासन व्यवस्था है उसको बताया गया है। 3 अलग-अलग इसके अंग होते हैं, आप जानते ही हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है, नियम बनाती है। कार्यपालिका उन नियमों को जो बनाए गए हैं उनको लागू कराने का काम करती है, और न्यायपालिका यदि उन नियमों का सही रूप से पालन ना हो रहा हो तो उसके सापेक्ष जो भी दंड होता है वो देने का कार्य करती है। ये जांचने का कार्य करती है कि जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन किया गया है या नहीं। ठीक है। संसद उच्चतम विधायी संस्था है और संसद में बने कानूनों को न्यायालय में भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता। अगर कोई कानून संसद द्वारा बना दिया गया है तो न्यायालय उसको बदल नहीं सकता। हाँ, उसको बदलने के लिए सिफारिश जरूर कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई कानून हमारी संसद द्वारा बनाया जाता है, तो अगर उस कानून में कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो विपक्ष हमेशा सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करता है। आजकल जो हम ज्वलंत मुद्दे की बात करें अगर, तो किसान आंदोलन एक ज्वलंत मुद्दा है, और आप जानते हैं कि कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में आप देख रहे होंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा सरकार से शांतिपूर्वक इस कानून पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। ठीक है। या फिर जो किसान हैं उनको अपने विश्वास में लेने की बात कही जा रही है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 368 को आप याद कर लीजिएगा। 368 संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति देता है, यानी कि संविधान संशोधन की संस्तुति जो है वो 368 अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिक से अधिक 6 माह का अंतराल होता है। वैसे तो 1 वर्ष में 3 सत्र होते हैं। यदि किन्हीं कारणों से, कई बार आपातकाल होता है जिस कारण से संसद के सत्र नहीं बुलाए जा सकते हैं, तब भी 6 माह से अधिक समय तक निलंबित नहीं रखा जा सकता। संसद के अधिकारियों की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले राज्यसभा का, देखो सबसे पहले तो राष्ट्रपति ही हो गया। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का जो सभापति होता है, पदेन सभापति, जिसको हम उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। ठीक है। फिर राज्यसभा का उपसभापति होता है। इसी प्रकार से लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव। तो उपराष्ट्रपति, उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव, ये प्रमुख अधिकारी हैं जो संसद के अधिकारी माने जाते हैं। ठीक है। राष्ट्रपति सर्वोच्च स्थान पर रहता है इनमें। संसद का यदि कोई सदस्य 60 दिन तक या 2 माह तक बिना सूचना के संसद की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त कर दी जाती है। ये भी आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा कि संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त करने का प्रमुख जो कारण है, या फिर कह सकते हैं कि एक शर्त है, ये भी है कि अगर 2 माह तक या 60 दिन तक बिना सूचना के निरंतर अनुपस्थित रहता है कोई व्यक्ति, तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। और कारण भी अगर बताता है, सूचना भी देता है, तो सूचना क्या होनी चाहिए? ऑथेंटिक होनी चाहिए, जिसके कारण से वो संसद में उपस्थित नहीं हो पा रहा है। अनुच्छेद 105 में देखिएगा कि इसमें संसद के सदस्यों को के विशेष अधिकार का निर्धारण उपबंध बनाया गया है कि संसद के सदस्यों को क्या-क्या अधिकार दिए जाएंगे। इस संबंधी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 105 में की गई है। अनुच्छेद 253 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग में लागू करने के लिए राज्य की सहमति के साथ कानून बना सकती है। यदि
भारत सरकार किसी भी बाहरी राष्ट्र के साथ कोई संधि करती है और उससे संबंधित कोई कानून बनाना हो, तो इसके लिए राज्य की सहमति लेना भी अनिवार्य है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं, भारत सरकार ने चाइना के साथ कोई संधि की है, तो चाइना का बॉर्डर हमारे उत्तराखंड से भी लगता है, तो उत्तराखंड सरकार से भी इस संबंध में सलाह मशवरा करना आवश्यक होगा। ठीक है, और इस संबंधी जो चर्चा है वो या फिर जो संस्तुति है, अनुच्छेद 253 में की गई है। ठीक है, इसके बाद पक्ष त्याग, क्रॉसिंग द फ्लोर। यदि कोई सदस्य कांग्रेस से चुनकर आया हो, ये एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है आपको। ठीक है, यदि कोई सदस्य कांग्रेस से या फिर कोई भी अन्य पार्टी से चुन करके आया हो और अब कांग्रेस का त्याग कर बीजेपी में शामिल होता है, तो उसे पक्ष त्याग कहते हैं। तो पक्ष त्याग क्या होता है कि भाई आपको सपोर्ट तो किया आपके पेरेंट्स ने, ठीक है, या आपको सपोर्ट किया कांग्रेस पार्टी ने, और उसके बाद जब आप जीत करके आए कांग्रेस पार्टी की हेल्प से या उसके नाम से, अब आप दूसरी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, तो ये तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि धोखा होता है। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट भी कुछ नियम बनाए गए हैं। पहले तो इस प्रक्रिया को ही पक्ष त्याग कहते हैं कि आपने अपना पक्ष त्याग दिया है, इसी को अंग्रेजी में क्रॉसिंग द फ्लो कहा जाता है। तो एक दल से चुनकर आया व्यक्ति यदि किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो उसको कहते हैं पक्ष त्याग कहते हैं। दूसरा टर्म, ये टर्मिनोलॉजीज हैं संसद में प्रयोग की जाने वाली। शून्यकाल किसे कहते हैं, जीरो आवर किसे कहते हैं। तो लोकसभा में 12 बजे के समय, दिन के 12 बजे से 1 बजे तक अधिकतम 1 घंटे का यह शून्यकाल होता है। इसके बाद अनुच्छेद 109, धन विधेयक लोकसभा में ही पारित होता है। ठीक है, इसके लिए राष्ट्रपति या राज्यसभा की सिर्फ वो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो लोकसभा को अधिकार होता है धन विधेयक पारित करने का। और धन विधेयक या मनी बिल अंग्रेजी में से कहते हैं, एक ऐसा विधेयक है जिसमें व्यय का उल्लेख हो। ठीक है, कि आपने जो पैसा है वो कहाँ खर्च किया है, कैसे खर्च किया है, कहाँ खर्च किया जाना है, कैसे खर्च किया जाना है, ये संबंधी बातें इसमें रखी जाती हैं। अनुच्छेद 109 के खंड 1 के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो धन विधेयक है वो लोकसभा में पारित किया जा सकता है। और 110 अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक संबंधी कुछ उपबंध बनाए गए हैं। धन विधेयक राज्यसभा में पारित मान लिया जाता है यदि 14 दिन तक कार्यवाही ना की गई हो। ठीक है, मतलब कि लोकसभा में धन विधेयक पारित हुआ, राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा कुछ सुझाव दे तो सकती है उसको, लेकिन रोक नहीं सकती। और अगर 14 दिन तक उस बिल पर कोई चर्चा ही ना की गई हो, तो उसको स्वतः लागू मान लिया जाता है। फिर आते हैं हम, कल आपको बताया था मैंने कि अनुच्छेद 108 यानी कि इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी में तो सबको बुलाना पड़ता है ना, तो भूलना मत आप लोग। तो अनुच्छेद 108 को संयुक्त अधिवेशन की इसमें संस्तुति की गई है, और ये संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 118 के खंड 4 में संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये बात कही गई है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है। ये दोनों बातें याद रखनी है। अब तक 3 संयुक्त बैठक बुलाई गई हैं, कौन कौन सी हैं देखिए। पहला है आपका 1961 में, जब दहेज निरोधक विधेयक पर चर्चा करनी थी। इसके बाद 1978 में, 1978, ठीक है, 1978 में 44th अमेंडमेंट भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी याद रखना है। कभी भी कोई एक तारीख आती है या कोई एक घटना आती है, अगर उसका संबंध किसी दूसरी घटना से हो, तो उनको रिकॉल कर लेना चाहिए। बैंक सेवा आयोग विधेयक पर यहाँ पर चर्चा की गई थी। और 2002 में पोटा पर, जो आतंकवाद निवारक विधेयक है, उस पर चर्चा की गई थी। तो आपके लिए आज होमवर्क रहता है, पोटा क्या है, इसको आप सर्च कीजिएगा और पढ़िएगा। विनियोग विधेयक, भारत के संचित निधि से धन निकालने के लिए। ठीक है, अब आते हैं हम अनुच्छेद 116 पर। देखिए मैक्सिमम डिस्कशन तो हमारा इससे पहले की क्लास में हो चुका है। आज हम जो कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसी चर्चाएं जो रह गई थी, उनको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में लेखानुदान के निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्राप्त की जाती है। यह शक्ति लोकसभा को
अब क्या मतलब हुआ इसका? तो पहले तो ये है कि आप जब बजट आता है तो उस बजट में जो तय रहता है कहाँ पर किसे खर्च करना है, ये संबंधी बातें रहती हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यदि कोई ये कहें कि हमको आकस्मिक आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए निधि निकालने का जो अधिकार है वो लोकसभा को दिया गया है। फिर है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति इंपॉर्टेंट है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ भी है इसमें, आप देख लीजिएगा इसको। सदस्य संसद की सबसे बड़ी समिति होती है। देखिए संसद की बहुत सारी समितियां हैं, उनमें से एक कल ही बताई थी आपको, लोक लेखा समिति। एक ये है प्राक्कलन समिति। तो प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है और इसमें 30 सदस्य होते हैं। काम क्या होता है इसका? देखिए भारतीय संसद संसद समितियों के माध्यम से ही प्रशासन पर नियंत्रण करती है और हर समिति में जरूरी नहीं है कि केवल जो सत्ता पक्ष है उसके ही एमपी बैठे या फिर सांसद बैठे, ठीक है, विपक्ष के सांसदों को भी शामिल करना अनिवार्य होता है। संसद का सचिवालय सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। सरकार संसद के कोई नियंत्रण नहीं लेती, ठीक है। तो सरकार जो भी चल रही, बीजेपी अगर है तो बीजेपी का इन समिति पर कोई अधिकार नहीं होता है, ये समितियां स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। संसद की 2 समितियां होती हैं उनकी कार्य प्रणाली के आधार पर। पहली होती है स्थायी समिति, दूसरी होती है अस्थायी समिति, जिसको तदर्थ समिति भी कहा जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, स्थायी समितियां वही होती हैं जिनको भंग नहीं किया जाता, जो निरंतर चलती रहती हैं। अस्थायी समिति होती है जो भंग हो जाती है। अस्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष समय समय पर निर्वाचित होती हैं, यानी कि 1 साल का कार्यकाल होता है, उसके बाद स्वतः भंग हो जाएंगी अगर आप नई समिति का चुनाव नहीं करते, निर्वाचन नहीं करते तो। स्थायी समितियां जैसे वित्त समिति है, विभाग की स्थायी समितियां, ठीक है ना, जांच समिति, परीक्षण समिति, नियंत्रण समिति, ये सब क्या है आपकी स्थायी समितियां हैं और ये निरंतर चलने वाली हैं। 6 स्थायी समिति हमारी संसद में इस समय है, ठीक है, जो कि संसद के दैनिक कार्यों संबंधी समिति और संसद समिति एवं लोक सेवा समिति। देखो कौन कौन सी 6 हैं? वित्त समिति है पहली, दूसरी है विभागीय स्थायी समिति, तीसरी है जांच समिति, चौथी है परीक्षण एवं नियंत्रण समिति, पांचवी है संसद के दैनिक कार्यों संबंधी समिति और छठी है संसद समिति एवं सेवा समिति। अब आप ये 6 के 6 जो हैं इनके नाम अलग से लिख करके याद कर लीजिएगा, इनको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। वित्त समितियों के अंदर देखिए लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये समितियां वित्त समिति के अंदर आती हैं। नाम से ही दिख रहा होगा आपको, लेखा समिति जो लेखा जोखा देखेगी, ठीक है, सरकार का, प्राक्कलन समिति, फिर सार्वजनिक उपक्रम समिति। संसद की प्रत्येक स्थायी समिति में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात कितना होता है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 2:1, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होती है, लगभग दुगनी होती है राज्यसभा से, तो लोकसभा के सदस्य अधिक रहेंगे और राज्यसभा के सदस्य कम रहेंगे, तो 2:1 के आधार पर लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य अनुपात इसमें बांटा गया है। हर संसद की समिति में यही लागू किया जाता है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की आधी रहती है। कारण यही है कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कम है और लोकसभा में अधिक है। अधिक का मतलब लगभग दुगनी है, आप जानते ही हैं ये बात। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति में बताया था आपको कि मैंने कितने हैं, 30 सदस्य हैं। अभी इन समितियों पर हम चर्चा एक बार और करेंगे डिटेल में अच्छे से, अभी तो सिर्फ एक आप समझिए रफ आइडिया आपको दिया जा रहा है। लोकसभा के सदस्य 15 हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य, तो 22 में से 7 राज्यसभा के और उसके दुगने का एक ज्यादा लोकसभा के, 15, ठीक है। लोक लेखा समिति, इसका अध्यक्ष सदैव विपक्ष की पार्टी का सदस्य ही होता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है याद करने का कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष की पार्टी का होगा, क्योंकि जहां से ये तय किया जाता है कि भाई अगर कुछ लेन देन में या कोई किसी प्रकार के लेखा में, लेखा मतलब कि जो बजट आपका निर्गत हुआ है उसके व्यय में कोई भी कमियां अगर पाई जा रही हैं, तो जो विपक्ष का व्यक्ति होता है वो उस पर प्रश्न उठाता है हमेशा, ठीक है। अगर आप ही की सरकार का व्यक्ति उस समिति का अध्यक्ष बन जाए तो वो तो इजीली साइन कर देगा ना, ठीक है। तो इसीलिए
इस समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष की पार्टी के सदस्य को ही बनाया जाता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यह विनियोग लेखा एवं नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है। ये तो मैंने कल बताया था आपको, जब हम महालेखा परीक्षक पढ़ रहे थे ना, कैग पढ़ रहे थे, है ना? तो उस समय बताया गया था कि लोक लेखा समिति के लिए, लोक लेखा समिति जो होती है वो महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए प्रतिवेदनों की जांच करती है। फिर है प्राक्कलन समिति। अभी बताया था कि 30 सदस्य इसमें होते हैं। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य थे? 22 सदस्य थे। प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि इसमें केवल लोकसभा के ही सदस्य शामिल रहते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं। सरकारी उपक्रम समिति की बात करें तो कुल 22 सदस्य होते हैं इसमें, ठीक है? सारा वही रहेगा जैसा लोक लेखा समिति का था। लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य थे, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के, ठीक है? यहाँ तक कोई अगर प्रश्न है आपका तो पूछ लीजिए। देखिए, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा के संबंध में कुछ संस्तुतियां दी गई हैं। तो राज्यों एवं संघ के राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष सदस्य के साथ साथ 12 सदस्य ऐसे जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, को मिला करके 250 कुल सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। तो राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250, उनमें से 238 तो ऐसे हैं जिनका चुनाव होता है, 12 ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इसी क्रम में लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 ही सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, याद रखने आपने। और वहां पर मनोनीत किए गए सदस्य जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं। यहाँ 12 सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति अपने मन से ऐसे ही नहीं कर देता। ये सारे ही जो व्यक्ति हैं, सारे ही सदस्य जो हैं, ये कला एवं संस्कृति के क्षेत्रों से होने चाहिए। जैसे साहित्य के क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, या फिर संगीत के क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, ठीक है, या किसी और क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो, तो ऐसे व्यक्ति जो संस्कृति और कला को बढ़ाने का काम करते हैं, उनको राष्ट्रपति अपने अनुसार मनोनीत कर देता है। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 3 सीटें हैं, आपको पता ही है। अब आपके लिए होमवर्क ये रहता है कि उत्तराखंड में कौन-कौन से क्षेत्र हैं राज्यसभा के और उनसे कौन-कौन से सदस्य चुन करके गए हुए हैं। क्लियर है? सेकंड है लोकसभा की सीटें। अगर हम बात करें उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड जीके भी तो पढ़ना ही है आप लोगों ने, है ना? तो लोकसभा की अगर बात करते हैं हम, तो वहां पर 5 सीटें हैं। और ये कहाँ-कहाँ पर है ये आपने देखना है, मैं कुछ नहीं बताने वाला आपको इसको, राइट? और वहां से कौन-कौन सदस्य चुन के गए हैं, कल आपसे पूछूंगा, कल आप ये बताएंगे मुझे। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य जो हैं वो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन राज्य विधानसभा या विधान परिषद को मिलाकर के जो विधानमंडल बनता है, उनमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से किया जाता है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है राज्यसभा के सदस्यों का। राज्यसभा का विघटन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक स्थायी सदस्य है। अब ये भी एक पॉइंट आपके लिए याद रखने का है कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, क्योंकि लोकसभा भंग होती है हर 5 साल के कार्यकाल के उपरांत। उसके बाद फिर नई लोकसभा आती है, ठीक है? लेकिन राज्यसभा में क्या होता है कि लगातार क्या होता है, जो कुछ ना कुछ सदस्य उसके बदलते जाते हैं, बट पुराने सदस्य ऐसे रहते हैं। देखिएगा क्या है इसका क्रम। तो सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, उनके बदले नए सदस्य आ जाते हैं, राइट? तो इस प्रकार से राज्यसभा हमेशा फुल रहती, कभी खाली नहीं होती है। तो अब जब खाली नहीं होती है, भंग नहीं होती है, तो उसको हम स्थायी सदस्य कहते हैं, सॉरी स्थायी सदन कहते हैं। और लोकसभा क्योंकि भंग हो जाती है 5 साल में, तो उसको हम अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा के सदस्य हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और लोकसभा के लिए क्या है, 25 वर्ष। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति कहलाता है, बताया है आपको, ये तो पढ़ाई रखा है। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है। राज्यसभा के सदस्य के रूप में उसका चुनाव नहीं होता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और किंतु उपराष्ट्रपति का जो पद है, वो राज्यसभा के पदेन सभापति का पद भी संभालता है, इसलिए उसे हम राज्यसभा का सदस्य नहीं कह सकते, ठीक है?
क्योंकि इसका निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों या राज्यसभा सदस्य निर्वाचित पद्धति से नहीं किया जाता है, इसीलिए ये राज्यसभा का सदस्य नहीं है। तो आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन एक राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, क्योंकि हो सकता है कि उसका नाम वहां पर लिखा रहे राज्यसभा का पदेन सभापति, और आपको ये याद रहे कि हाँ, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो सभापति तो तभी होगा जब वहां का सदस्य होगा। तो इसका मतलब ये है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है। तो ऐसे लॉजिक लगाओगे आप तो गलत कर सकते हैं, इसलिए याद रख लीजिएगा कि उपराष्ट्रपति इज नॉट अ मेंबर ऑफ अपर हाउस। ठीक है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति चुनती है, जो कि अपना त्यागपत्र सदैव उपराष्ट्रपति को देता है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनमें से जो चुनाव होता है वो सभापति के लिए नहीं होता है, सिर्फ उपसभापति के लिए होता है, जो कि उपराष्ट्रपति की गैर हाजिरी में सभापति का पद संभाल सकता है। माना आपको बताया था मैंने कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र दे दिया या बीमार हो गया, तो उसके पद पर अब उपराष्ट्रपति जाएगा, है ना। तो अब उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का पद छोड़ेगा, तो उस समय जो उपसभापति है वही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है, तो आप खुद समझ सकते हैं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और संशोधन 2003, राज्यसभा में निर्वाचन हेतु कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था जब पढ़ाया था इनको, कि राज बब्बर जो है वो उत्तराखंड का मूल निवासी तो नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से राज्यसभा का सदस्य है। तो किसके अंतर्गत है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 संशोधन 2003 के अंतर्गत ये संस्तुति दी गई है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र से राज्यसभा के सदस्य का चुनाव लड़ सकता है। ऐसे ही लोकसभा में भी है। उदाहरण है आपके पास मुख्य हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी, जो कि हैं गुजरात के, और इलेक्शन लड़े थे कहां से? यहाँ वाराणसी से। ठीक है, बनारस से। 4 अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटनों का प्रावधान है। देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने सिर्फ समझाते हुए लिखवा दिए थे, वो डिस्कस करने का विषय नहीं है। अनुसूची वाला जो टॉपिक है वो अलग से डिस्कस होगा, मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 249 के अंतर्गत राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्र हित में विधि बनाने का संकल्प पारित कर सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ जो इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, जिन्हें हम जनरली क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है लिखना था, इंपॉर्टेंट नहीं है लिखा हुआ इसमें। तो राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्र हित की विधि बनाने का संकल्प पारित कर सकती है। तो राज्य सूची के विषय क्या होते हैं, समवर्ती सूची के विषय क्या होते हैं, संघ सूची के विषय क्या होते हैं, ये आपको बताया है। अब उन विषयों की व्याख्या वो अलग क्लास में एक दिन होगी। अनुच्छेद 250 250, आपातकाल में संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, जो कि आपातकाल की समाप्ति के 6 महीने के उपरांत स्वतः समाप्त हो जाता है। तो वही प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाने की होती है। जब आपातकाल होता है तो राष्ट्रपति बिना लोकसभा से चर्चा किए, या फिर ये कहें कि आपातकाल होता है या फिर जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, जब लोकसभा राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो उस समय भी राष्ट्रपति अध्यादेश ला सकता है, लेकिन वो 6 माह के लिए ही मान्य होता है। तो इसी प्रकार से अगर राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय के संबंधित कोई कानून बनाती है तो वो 6 माह के लिए ही मान्य होगा और फिर समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं अनुच्छेद 252 पर, 253 पर। तो संसद को किसी देश के साथ संधि हेतु किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा, अभी लोकसभा पर डिस्कशन मुझे लगता है कि आज नहीं करते हैं, कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर एक साथ काफी कुछ हो जाता है। आज की क्लास में हमने